नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ तीन खास लोग जुड़े हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर और को होस्ट मेघनाथ हैं। मेघनाथ, स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और साथ में हमारे सहसंपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद। हेलो। और इसके अलावा हमारे साथ पहली बार चर्चा में न्यूज लॉन्ड्री की हमारी संवाददाता रिपोर्टर निधि सुरेश भी जुड़ रही हैं। निधि, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो निधि, लगातार निधि और बसंत जो दिल्ली के इर्द गिर्द किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उससे जुड़ी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रही हैं। आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, उनके वीडियोस देखे होंगे। तो इस मसले के तमाम जो पहलू हैं उस पर हम निधि से बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। मेघनाथ, मैं चाहूँगा एक बार आप पहले इन तमाम विषयों के बारे में जानकारी दे दें। जी, बहुत सारी चीजों में एक और चीज हुई कि मैं भी इस हफ्ते प्रोटेस्ट जाकर आया। निधि मेरी फ्रेंड फिलोसोफर गाइड थी और हमने वहां पर एक वीडियो भी शूट किया, बेसिकली कि वो प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है और फिर वहाँ का खाना कैसे चल रहा है, और बेसिकली पूरा वॉक थ्रू किया उसका। तो वो भी एक वीडियो आएगा इस हफ्ते, तो उसके बारे में एक्चुअली हम चर्चा भी करेंगे थोड़ी सी। तो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के मामले में अभी तो फिलहाल कोई वैसे डेवलपमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी स्टेलमेट ही है। किसान संगठन ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के जो भी सजेशंस थे वो रिजेक्ट कर दिए हैं। उनको बेसिकली वो 3 लॉज खारिज करने की मांग है उनकी, और उन्होंने ये यस और नो सॉर्ट ऑफ अप्रोच रखा है कि जब भी वो कोई भी मीटिंग में जाते हैं तो उनको या फिर एक क्लियर यस चाहिए या फिर नो चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और तब तक ये किसान लीडर्स कह रहे हैं कि आंदोलन और तेज करने की बात हो रही है। उन्होंने मंत्रियों का घेराव करने की बात की है और हाईवे और जाम करने की बात की है। पिछले ट्यूसडे को भारत बंद भी हुआ, तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि वो सक्सेसफुल रहा। तो वो एक डेवलपमेंट है उस मामले में। दूसरा हमारा विषय चर्चा का होगा, नरेंद्र मोदी जी ने एक पूजा की ऐसे बोलना चाहिए अभी तो, दिल्ली में पूजा की, नए पार्लियामेंट की नींव रखने के लिए एक उन्होंने उद्घाटन किया उसका। सर, क्या टर्म यूज करें उसके लिए एग्जैक्टली? भूमि पूजन। हाँ, भूमि पूजन किया उसका। तो ऐसे लग रहा है कि अभी वो अयोध्या का भूमि पूजन करने के बाद मोदी जी को लगता है कि और मंदिर बनाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसे वो टेरिटरी मार्क करते हैं ना वैसे कर रहे हैं शायद। तो आई थिंक भूमि पूजन किया उन्होंने नए पार्लियामेंट का। तो सेंट्रल विस्टा के बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हमने, आपको याद होगा, एक एनएल सेना प्रोजेक्ट किया था लास्ट ईयर, जहां पर हमारी संवाददाता शहला ने बहुत डीप जाकर इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। वो आप हमारे वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा यूपी में वो जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था लव जिहाद का, आई थिंक 2 हफ्ते पहले हमने जो एपिसोड किया था, उसमें एक और अपडेट है कि अभी तक 6 केसेस लॉन्च हो चुके हैं इसमें। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि एक 21 साल के आदमी को बरेली में अरेस्ट किया गया, 7 लोगों को सीतापुर में अरेस्ट किया गया, और 14 लोगों को माऊ में और 2 को मुजफ्फरनगर में। ये लेटेस्ट है। और अभी एक आज सुबह ही न्यूज आई है कि एक और मुस्लिम कपल को पुलिस थाने में रखा गया। उनको चार्ज किया या नहीं वो अभी तक हमको पता नहीं है, वो लॉ के अंडर, पर कोई मुस्लिम कपल को अभी अरेस्ट किया गया है। ये हुआ है खुशीनगर में। तो ये अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे हमने एंटिसिपेट भी किया था उस एपिसोड में कि इसका मिसयूज होगा, इसका मतलब ऑर्डिनेंस पास करने का इसका मतलब यही था कि उनको जल्दी से इसका इस्तेमाल करना है।
तो कई जो डिस्क्रिमिनेशन की हमने चर्चा की थी, जी एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे कई सारी चीजें हुई हैं जिसका हम लोग अभी अगर जब चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे। जी। इसके अलावा कर्नाटका विधानसभा में गो हत्या के खिलाफ एक बिल पास हुआ है। वो भी एक अपडेट है उस पर। सर आपका कुछ कहना है वैसे? गो हत्या वाले पे नहीं, इस पर नहीं, मैं सीरम वाले पे अपन बात कर लेंगे। अरे सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, मतलब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एक्चुअली, अरविंद केजरीवाल को एक अनऑफिशियल हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनको किस लोगों को मिलने से मना कर रहे थे, और फिर ये हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे और वहां पर बैठ कर आएंगे जो भी है। तो उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये किया था। और कल का वाकया है कि मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ अटैक हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता, ऐसे बोले जा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो, और सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखा रहा है कि दिल्ली पुलिस उनको जाने दे रही है अंदर। बेसिकली कोई रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। तो वो एक उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है शायद। तो और एमएलएस को मारने की भी खबर आ रही है कि कुछ एमएलएस को मारा गया इस पूरे वाकये में। डीजीसीआई ने बोला है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कोविड-19 वैक्सीन के बारे में और डेटा देने के लिए। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे थे फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स तो चल ही रहे थे। और हमने कुछ हफ्ते पहले जो मधु गुप्ता जी से बात की थी इसके बारे में, उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और उन्होंने एक एस्टिमेट दिया था कि फरवरी मार्च तक तो ये आने नहीं वाला है, मतलब एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शुरू होने वाला है। पर आदर पूनावाला और मोदी जी ने भी कहा कि उससे पहले आ जाएगा, मतलब दिसंबर एंड या जनवरी तक ही आ जाएगा। पर अभी जो डीजीसीआई ने बोला है कि उनको और डेटा चाहिए। तो इसको लेकर सर कुछ एनडीटीवी को क्या फेक न्यूज स्प्रेड करने का कुछ हुआ था? एक छोटी सी इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई। असल में ये पूरा वाकया मुझे लगता है कि शुरू हुआ फाइजर की जो वैक्सीन थी उसके इमरजेंसी यूज का परमिशन मिलने के बाद अचानक से जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंपनियां इसमें लगी हुई हैं अलग अलग वैक्सीन बनाने में, उनके बीच एक तरह की होड़ शायद शुरू हुई। और इसके एक दिन बाद ही भारत बायोटेक, जो कि आईसीएमआर के साथ मिलकर अपनी वैक्सीन बना रहा है, हैदराबाद बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है जी, तो उन्होंने भी इमरजेंसी यूज के लिए अपनी वैक्सीन का प्रपोजल भेजा। वो जो कि DGIR आप बता रहे हैं, जो कि भारत के हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार और कल्याण मंत्रालय के तहत आता है, और उन लोगों ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। ये खबर आई एनडीटीवी पर कि ये इमरजेंसी यूज का प्रस्ताव जो भारत बायोटेक की वैक्सीन ने भेजा था उसको खारिज कर दिया है। और जैसे ही ये खबर आई एनडीटीवी पर, उसके बाद परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये आया, खबर आई कि ये फेक न्यूज है और ऐसा हमने रिजेक्ट नहीं किया है। हमने उनसे और सारे डाटाज मांगे हैं, सेफ्टी के जो से रिलेटेड जो डाटा होते हैं, जानकारियां होती हैं, उसका विस्तार से और जानकारी दें, क्योंकि अभी इसमें इनके आधार पर उनको नहीं दिया जा सकता। तो ये एनडीटीवी ने एक फेक न्यूज फैलाया। पर एक इसमें बड़ी दिलचस्प चीज है जो इसके इर्द गिर्द ही हुई, जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें सिर्फ अटैक एनडीटीवी पर किया गया। लेकिन यह जो स्टोरी थी ये वाली, इसमें ये बहुत सारे मीडिया संस्थान ने चलाई कि भारत बायोटेक के जो डाटा था, और उसमें बाद में आगे ये एक्सप्लेन भी किया था एनडीटीवी ने कि उन्होंने और थोड़ा एक अतिरिक्त डाटा मांगे हैं और उसके आधार पर फिर बाद में निर्णय होगा। तो लेकिन एनडीटीवी को इन लोगों ने फेक घोषित कर दिया कि ये फेक है। वो उसकी वजह ये रही कि उसी ठीक समय में, जिस दिन ये इन्होंने अपना प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था इमरजेंसी यूज के लिए, उसी दिन इनके यहाँ इनके हैदराबाद जो इनका इंस्टीट्यूट है वहां पर 64 विदेशी तमाम अतिथियों के वो का एक दौरा था, जो कि अपने यहाँ पर इनकी वैक्सीन के इस्तेमाल से संबंधित चीजों की निगरानी करने और जानकारी लेने के लिए। तो ये जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नेगेटिव मीडिया कैंपेन हो गया उनके लिए कि जिस दिन वो लोग पहुंचने वाले थे उसी दिन उनसे जुड़ी ये खबर आई कि इनका भारत सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को इनको ठुकरा दिया गया। तो उससे उनको धक्का लगा, उनकी पूरी वैक्सीन का जो कैंपेन था, जो उनकी योजनाएं थी, उसको काफी धक्का लगा। तो इसलिए अचानक से आनन फानन में बहुत एक अग्रेसिव आया। और उसके बाद पीआईबी के जो फैक्ट
फैक्ट चेक वाली का ट्विटर हैंडल है, उस पर भी एनडीटीवी को टारगेट करते हुए फेक बताया गया, लेकिन केवल वो टारगेट एनडीटीवी को ही किया गया, ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात थी। जी, और इसका आई थिंक ये सब डेवलपमेंट हुआ क्योंकि वो यूके में 2 दिन पहले फाइजर का पहला शॉट लगा है, मतलब वो वैक्सीन का शॉट लगा है, तो यूके में अभी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो एक मैं मेरे रिकमेंडेशन में भी मैं यही बोलूंगा कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, उसमें काफी लोग बोल रहे थे कि पहले बोरिस जॉनसन को वैक्सीन करवाओ फिर बाद में हम लेंगे। तो लोगों को वहां पर भी थोड़े कतरा रहे हैं कि इतने जल्दी कैसे हो गया और ये क्या हो रहा है टाइप्स। तो आई थिंक ये वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं और हम लोग उनको रिपब्लिक डे की परेड में हाँ, बोरिस जॉनसन इस बार रिपब्लिक डे परेड में भी आ रहे हैं। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ ना? वो मुझे पता नहीं, मैंने सुना कि वो उनको प्रस्ताव तो भेजा गया था। हाँ हाँ। और कुछ छोटी छोटी खबरें भी है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें एक और बार डिटेन कर दिया गया है उनके घर में। आई थिंक वही अनऑफिशियल हाउस अरेस्ट की का सिचुएशन है वहां पर। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोई मिस्ट्री इलनेस अभी दिखाई दी, उसमें 510 लोग इफेक्ट हुए थे, पर उसमें से 430 लोग अभी डिस्चार्ज भी हो गए हैं। बात ये हुई कि जब वो ब्लड सैंपल्स भेजे गए तो उसमें लेड और निकल के सैंपल्स मिले थे। तो बोला जा रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या फिर इंडस्ट्रियल इसको लेके कुछ लुरु में ये उसकी वजह से ये बीमारी हुई थी। तो वो मिस्ट्री इलनेस बोला जा रहा है, पर लोगों को सीजर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और वॉमिटिंग के सिम्टम्स दिखाई दिए, पर रिकवरी भी काफी जल्दी हुई उसकी वजह से। पर इसकी वजह से जो एक पैनिक सिचुएशन स्प्रेड हुआ था, जो मैं देख रहा था न्यूज पे, काफी लोग एकदम अरे एक और वायरस आ गया, एक और पैंडेमिक शुरू हो गया टाइप जो पैनिक स्प्रेड हो गया था, वो अभी वैसे फिलहाल जल्दी से हमारे एम्स के डॉक्टर्स ने और आई थिंक वहाँ के गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर ने जल्दी वो रूमर को क्वॉश करने की कोशिश की थी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारे साथ निधि भी हैं और निधि लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रही हैं। तो पिछले हफ्ते किसान आंदोलन को लेकर कई सारी चीजें हुई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि अमित शाह ने कुछ किसानों को अचानक से 8 तारीख की शाम को बुला लिया मिलने के लिए, जबकि 9 तारीख को सभी किसानों के साथ मेरे ख्याल से अंतिम दौर की बातचीत होनी थी। ये कहा गया था कि 9 तारीख को किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। उससे पहले अचानक से अमित शाह ने बुलाया और फिर पूरी बातचीत डिरेल हो गई, पूरी बेपटरी चली गई। तो ये क्या हुआ था निधि, और फिर किसानों ने पूरी बातचीत से 9 तारीख वाले अलग क्यों कर लिया? तो बात यह है कि गवर्नमेंट हैज बीन सेइंग कि हम बात करेंगे। अब किसान की ग्रीवियंस काफी क्लियर है। अब बिल के टेक्निकलिटीज बहुत है, पर उनके ग्रीवियंस 2 है। एक है उनको क्यों नहीं कंसल्ट किया था जब बिल एग्रीकल्चर के ऊपर है, और 2 बात यह है कि गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये प्रो फार्मर्स बिल है। अब जब वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, हम यहाँ दिल्ली चोक कर रहे हैं, हम बॉर्डर पे है, आप ये कैसे बोल सकते हो? तो इन दोनों बात में दे फील रियली बिट्रेड। तो विद दिस कॉन्टेक्स्ट वो बात करने की मतलब मूड में ही है नहीं। दे आर सेइंग दैट अगर आपको बात करना, आप पहले ये सब की आंसर दे दीजिए और फिर हम बिल के ऊपर बात करेंगे। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट गोइंग अहेड एंड सेइंग कि हम एमएसपी रिटन अग्रीमेंट दे देंगे। और इसके ऊपर किसान पूछे, अगर आप रिटन एग्रीमेंट दे रहे हो तो आप लॉ में क्यों नहीं लिख सकते हैं? उनको इतना सस्पिशन हो रहा है अभी कि मतलब इतना आप कर रहे हो कि रिटन एग्रीमेंट दे रहे हो, व्हाई कांट यू लीगलाइज इट और व्हाई कांट यू राइट इट इनटू द लॉ? तो इसके ऊपर अब बहुत डिसएग्रीमेंट है, इसीलिए वो बोल रहे हैं आइदर रिपील और टेल अस कि आप रिपील नहीं करोगे और हम यहीं पे बैठेंगे। ठीक बात। मेघनाथ जी, ये जो चूंकि आप भी गए थे वहां पर, आपने भी किसानों से बातचीत की, तो उस अनुभव के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो निधि ने बताया कि किसानों की इतनी साफ जो चिंताएं हैं वो साफ हैं एकदम, कि ये 2 चीजें हैं, एमएसपी का मामला जो है कानून में दर्ज किया जाए ताकि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिल जाए जी। और उसको लेकर इतनी आनाकानी असल में सरकार की नीयत पर कई तरह से सवाल खड़ा करती है। एक तो ये है जिसकी तरफ 8 तारीख यानी कि मंगलवार को जो आनंद फानन में अमित शाह ने बैठक बुलाई, उसमें
12-13 नेताओं को बुलाया गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी किसान यूनियन पंजाब की इस समय भारतीय किसान यूनियन, उसके नेता ने साफ साफ कहा कि असल में ये दरार पैदा करने की कोशिश है। 9 तारीख को जब फाइनल आधिकारिक मीटिंग है ऑफिशियल, तो फिर ये अनऑफिशियली कुछ एक नेताओं से मिलने के लिए बुलाने का मतलब क्या है, इसकी मंशा। तो एक संदेह बहुत बुरी तरह से पैदा हो गया और सरकार की नीयत को लेकर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है। जो निधि ने बताया कि कानून में आप चीजों को नहीं शामिल क्यों कर रहे हैं, एक ऑफिशियल उससे हटके बैकडोर से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ये सब मिलकर सरकार की नीयत पर किस तरह के सवाल खड़े करता है। क्या उसकी नीयत साफ है वास्तव में, या फिर उसने इसको केवल नाक का मुद्दा बनाकर और कॉर्पोरेट प्रेशर में या जिस भी नजरिए से इस पर आगे बढ़ने का मन बना लिया, वो कतई पीछे हटना नहीं चाहती। ये जो प्रोटेस्ट का हैंडलिंग है गवर्नमेंट का, वो बहुत ही आई थिंक घटिया है। मैं सीधा ही बोल देता हूँ कि घटिया तरीके से हैंडल किया गया है। क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट्स देखे होंगे तो हुआ क्या कि उन्होंने अमित शाह से मीटिंग हो रही है तो फिर सब फार्म लीडर्स जो साथ में निकले थे और फिर 2 कंटिंजेंट निकले थे, तो एक कंटिंजेंट को कहीं भेज दिया और दूसरे कंटिंजेंट को कहीं और भेज दिया। तो वो एक लोग बोल रहे थे कि ये क्या कर दिया, मतलब ये क्या जरूरत थी ऐसे करने की। तो वो ना एक कुछ वही आपने जैसे कहा कि कुछ दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आई थिंक वो भी विफल रहा अभी तक। जो भी दिख रहा है कि ये जो लोगों को बुलाना, कुछ को नहीं बुलाना, जी, कुछ को बुलाना कुछ को नहीं बुलाना, तो फिर वो मतलब फार्म लीडर्स को वो भी और भी सस्पिशन उनका बढ़ता जा रहा है। और हमने वहां पर जब हम गए थे तो वही दिखाई दे रहा था, काफी दिखाई दे रहा था। और आई थिंक निधि और बसंत भी इसको काफी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये एक तो मांग है कि आप खारिज कर दो लॉज, ऊपर से वो एमएसपी को लॉ में लिख दो, पर ये जो हैंडलिंग है प्रोटेस्ट का, जैसे मीडिया जो उनको खालिस्तानी बोल देना या फिर फार्मर्स को बोल देना कि आप इनको भ्रमित किया जा रहा है, और ऐसे पर्सपेक्टिव आगे लाना कि उनको लॉ पढ़ना नहीं आता, उनको पता नहीं है न्यूएंसेस क्या है और जो भी है। और ऊपर से आई थिंक एक और खबर आई थी कि कुछ हमने ही रिपोर्ट की थी कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ फार्मर्स की एक लिस्ट भेजी थी जिनका बेनिफिट पहुंचा है। तो जब सवाल आ रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस पास करने की जरूरत क्या थी, तो फिर उन्होंने बोला कि अरे मतलब एक्चुअली किसी को तो भी बेनिफिट हुआ है, वो भी एक हुआ। तो ये जो हैंडल कर रहे हैं इनको ना नैरेटिव मैनेजमेंट की ज्यादा पड़ी है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और नैरेटिव जी, और नैरेटिव मैनेजमेंट के चक्कर में हो क्या रहा है कि फार्मर्स को और गुस्सा आ रहा है कि भैया तुम हमको खेल क्यों रहे हो हमारे साथ, मतलब हमको क्या बेवकूफ समझ रखा है कि हम हमारे साथ ऐसे मत खेलो, हमें हमारी सीधी मांग है, उसके ऊपर जवाब दो। और उसके ऊपर कोई हेडलाइन मैनेजमेंट के नजरिए से जो देखने वाले जो नीति है सरकार की, हर मामले को किसी तरह से मीडिया में अखबारों में मैनेज कर लिया जाए अच्छी अच्छी चीज, जैसे अमित शाह को बुलाना, या फिर हमने पिछली बार भी बात की थी कि 1 दिसंबर को पहली बार अचानक से किसानों को बुला लेना, सारा का सारा हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल था, जबकि उनको देना कुछ नहीं है या कुछ उसके कॉन्क्रीट रोड प्लान नहीं था उनके पास। लेकिन ये अखबारों में ये बड़ी बड़ी खबर छप गई कि अमित शाह तो मिल रहे हैं लेकिन किसान ही इस मामले में अटके हुए हैं या किसान ही रोड़ा अटका रहे हैं। और एक और चीज है कि ये जो प्रोटेस्ट को डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश करते रहते हैं ना, जैसे मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं कि ये शाहीन बाग से शुरू हुआ, पर मुझे लगता है कि ये भीमा कोरेगांव से चालू हुआ है। और उसके पहले भी जो जेएनयू का आंदोलन हुआ वहां पर भी दिखाई दिया कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो इसको डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि कोई अराजक तत्व उसमें है या फिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है इस पीछे। एक बहुत ही मजे की बात हुई, हम जब गए, मैं और निधि और आदित्य हमारे प्रोड्यूसर, जब हम गए तो दिखाई दे रहा था कि बैरिकेड्स लगे हुए वहां पर। पहले एक बैरिकेड लगा हुआ है जहां पर बीएसएफ के लोग खड़े हुए, उसके बाद एक छोटा सा और बैरिकेड लगा हुआ है जहां पर हमें कुछ टीवी चैनल वाले लोग दिखाई दिए। तो टीवी चैनल वाले में एक तो आई थिंक निधि वो रिपब्लिक वाली थी ना, हमने कंफर्म किया था बाद में। हाँ, अभी तो वो उस माइक में लेबल नहीं लगाते हैं। हाँ, वो सारे के सारे बिना लेबल के जा रहे हैं, बिना लेबल के जा रहे हैं। तो हम कौन सा बॉर्डर था मेघनाथ? सिंघू बॉर्डर पे। तो वहां पर हम गए तो वहां पर वो रिपोर्टर थी, वो उनका वो चालू था उनको चिल्लाना। तो एक तरफ से माइक पे कोई स्पीच दे रहा था, वो एक आवाज था, और एक तरफ इनका था जिनको माइक भी की जरूरत ही नहीं थी, तो वो भी चिल्ला ही रही थी। और
बार बार वो जो भी बाहर आ रही थी उनसे यही सवाल कर रही थी कि आपके कंधों पर बंदूक रखकर जो नेता गोली चला रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो ये इतना, और बार बार यही पूछी जा रही थी। तो हम सुबह गए 10 बजे और वापस आ रहे थे, शाम तक उसकी बंदूक वही क्वेश्चन चल रहा था उसका। तो इतना इतना गजब मतलब कवरेज हो रहा है। शार्दुल, और एक और छोटी सी बात यहीं पे कि आप देखेंगे अगर आप प्रोटेस्ट के साइट पर जाएंगे तो आपको एक बहुत चीज क्लियर हो जाएगी कि एक तो मीडिया वहां पर वेलकम नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे कितने कुछ 6 लोग आए हमारे पीछे पूछने के लिए कि हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन से। जब उनको पता चला कि न्यूज लॉन्ड्री से है, ऑनलाइन मीडिया है, तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा चलिए रिपोर्ट कीजिए, अब मजे कीजिए, यहाँ पर किसी को भी पूछना है अब मैं बुला के लाता हूँ। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इस तरह से। जी, तो मतलब हमको पूरा एक्सेस जर्नलिज्म का वाकया दिखाई दिया, स्वाद मिल गया जी। और बाकी के जो टीवी मीडिया चैनल्स थे वो बाहर के बाहर ही रुके हुए थे, वो कोई अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है और अंदर जाके लोगों से बात करने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। बेचारे क्या बात करेंगे। मैं इसी पर तो इस बार मैंने टिप्पणी में भी अफसोस जाहिर किया था जो कि बेचारे जाएंगे भी क्या, उनकी ब्रीफ जो ऑफिस से मिली हुई है वो इतनी विस्फोटक है कि उनकी जान मुसीबत में पड़ जाएगी अगर वो ऑफिस की ब्रीफ लेकर पहुंच जाए और वो सवाल करने लगे उस लाइन पे, क्योंकि उनको तो डिस्क्रेडिट करने का वो मिला है, वो करने लगेंगे तो वहां उनकी आफत हो जाएगी। बेचारे रिपोर्टर तो किस हिम्मत से किस मुंह से अंदर जाए वो। मैंने वही वहां पर एक पुलिस वाले से पूछा सर एक्चुअली कि इनको अंदर जाने से मना किया है क्या, क्योंकि वहां पर बैरिकेड्स लगे, वो अंदर नहीं जा रहे थे। तो लेकिन नहीं, मना नहीं किया, वो जा ही नहीं रहे क्योंकि वहां पर मतलब आपने जैसे कहा वहां पर जाएंगे और कुछ तहलका करेंगे तो मार ही खाएंगे बेसिकली वहां पर। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू ऐड उसमें ये हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है इसमें। मतलब डेंजर्स ये है कि हम कई बार कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं क्योंकि अभी इट जस्ट लुक्स लाइक कि गवर्नमेंट मांग रहा है हम बात करेंगे एंड इट लुक्स लाइक कि फार्मर्स जिद्दी है और वो बोल रहे हैं कि हम नहीं बात करेंगे। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि अभी इट लुक्स लाइक फार्मर्स आर बीइंग अनरीजनेबल, बट ऐसी बात नहीं है। लाइक वी हैव ऑल फॉरगॉटन कि ऑर्डिनेंस कैसे पास हुआ, वो राज्यसभा कैसे ब्लैकआउट, राज्यसभा में उन्होंने कैसे बुलडोजर चला के पास कराया है, वो सारी चीजें तो इससे रिलेटेड है ही है। लेकिन अभी क्योंकि 5 बार टॉक्स रखेंगे तो 5 बार हेडलाइंस हो गया, 5 बार हेडलाइंस होगा। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बार बार एक आप उस दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आया, एक कोई किसान नेता ही थे सरदार जी, उन्होंने कहा कि किसी मंत्री हमसे कह रहे हैं कि आप लोग एक तरफ बातचीत की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के पुतले फूकते हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो सरदार जी ने कहा कि और तू क्या करता है हमारे साथ भाई, उन्होंने अपनी स्टाइल में कहा, मतलब तुम क्या करते हो हमारे साथ, तुम अंदर हमारे साथ कुछ करते हो और किसी बात पे सहमति नहीं बनती और बाहर निकल कहते हो कि सब सहमति हो गई और किसान राजी हो गए, तू तो खुद झूठ बोलता है। हाँ, और इसमें एक और डेंजर ये है कि एज प्रोटेस्ट जब एक्सटेंड हो जाएगा गुस्सा भी बढ़ जाएगा एंड एट वन पॉइंट गवर्नमेंट विल टर्न अराउंड एंड से कि ये देखो कैसे लोग हैं, अनरीजनेबल है, तो फिर द नैरेटिव चेंजेस अगेन। ठीक बात, ये खतरा तो है ही है। इसलिए इस टाइम पे इनको बहुत स्ट्रेटेजिकली मूव करने की जरूरत होगी किसानों के आंदोलन को। शार्दुल, ये जो नियत और हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है, इस पर आपकी टिप्पणी में जानना चाहूंगा। ये सरकार लगातार इस तरह से बहुत सारे आंदोलनों को लगातार डिस्क्रेडिट करने में सफल रही है, तो इस एक आंदोलन में क्या उम्मीद है, क्या इसको भी इस तरह से किया, क्योंकि एक लेवल के बाद जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, कुछ हो सकता है उसमें वायलेंस की चीजें आए या कुछ अनाप शनाप मतलब बोलचाल के स्तर पे ही चुनौतियां दी जाए, धमकियां दी जाए, तब सरकार के पास अवसर होगा इसको डिस्क्रेडिट करने। क्योंकि सरकार के पास एक चीज तो है, पैशन, और उस पैशन के जरिए इसने 3 महीने तक शाहीन बाग के आंदोलन को छकाए रखा और फिर पूरी तरह से उसको डिस्क्रेडिट, उसके चक्कर में दिल्ली के दंगे हुए, उसके चक्कर बाद में फिर यहाँ पर खैर पेंडेमिक आ गया एक, तो वो दूसरी सिचुएशन बनी, वरना दिल्ली के दंगे उसकी अपनी परम चरम परिणति हुई। जी देखिए, मीडिया मैनेजमेंट ये सरकार करने में विश्वास रखती है, इसका तो इस बात से तो कोई झुटला ही नहीं सकता। हमने पिछले बार भी बात की थी और अभी भी चल रहा है, बीजेपी का आईटी सेल खालिस्तान वाला नैरेटिव अभी भी चला रहा है, उसे बढ़ा रहा है। और मेरे नजरिए से मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को अभी तक लग रहा था कि उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं ज्यादा, ठीक बात है ना, थोड़ा बहुत होगा, पंजाब में उनका कुछ ज्यादा स्टेक है नहीं, तो मतलब मामला निकल जाएगा। लेकिन
संभवतः इस सरकार को पहली बार इतना अथक विरोध झेलना पड़ रहा है कि वो प्रदर्शन करने वाले न थक रहे हैं और न सरकार को रास्ता मिल रहा है कि उन्हें वो एक कटघरे में कैसे खड़ा करे जिससे वो देशद्रोही का नैरेटिव बना सके। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये नैरेटिव मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। जैसे अभी निधि ने कहा, राज्यसभा का फुटेज याद रखिए, आप हमारी चर्चा सुन लीजिए, रिपोर्ट पढ़ लीजिए। राज्यसभा में ये बिल संसद की कार्यप्रणाली का उल्लंघन करते हुए पास हुए। ये जबरदस्ती हुआ। हाँ, अब मेघनाद और मैं थे उस समय चर्चा में, मेघनाद ने बताया था कि क्या क्या प्रणाली होती है ना। अब देखिए ये ला रहे हैं, और इससे सिर्फ वाली बात नहीं, अगर आप होलिस्टिक व्यू लें तो किसानी के साथ साथ ये बैंकों में भी अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, कॉर्पोरेट संस्थाओं को लाना चाह रहे थे, ये बात निकली थी। तो हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि, और एक बहुत बड़ी पुरानी और सारगर्भित कहावत भी है कि कॉर्पोरेट बोर्ड को बुरी पब्लिसिटी अच्छी लगती है, उन्हें अच्छा, पब्लिक अगर बुराई करती है, उनका नाम अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा किसी चीज से नफरत है तो बुरी तिमाही की प्रॉफिट रिपोर्ट से। और इसीलिए लोगों को, किसानों को खासतौर से शक है ना। अब सरकार इतना विरोध झेल रही है और मैनेज कर नहीं पा रही, और सबको संकीर्ण शक की नजर से देखना, जैसा मेघनाद ने भी अभी कहा कि आपने भी कहा कि हर किसी को वो कर देते हैं, जैसे इन्होंने सीएए को किया। ये लोगों के समक्ष केवल बुरा अनुभव ही नहीं रखता, ये आपकी हीन भावना को भी दिखाता है। सरकार को लगता है कि वो औरों को बेइज्जती करके निकल जाएगी, पर अब जो विश्वास की कमी है वो सामने हमें दिख रही है कि सरकार के कहे पे उन्हें भरोसा नहीं है। आप देखिए, एक तरफ तो ये सारी बात हो रही है और दूसरी तरफ सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जालना के एमपी, क्या नाम था उनका, राव साहब दानवे, वो कह रहे थे ये परसों की ही बात है, परसों, हाँ, ये चीन और पाकिस्तान से हो रहा। वो केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसे ही इंडिविजुअल एमपी है, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाषण दे दिया, नहीं। तो ऐसे कलाकार टाइप लोग मंत्री हैं जिनकी अपनी जुबान और दिल के बीच में जो संतुलन और वो बैलेंस होता है, कहीं वो है ही नहीं, वो कहीं। अच्छा, आपने अभी बात बताई ना सबने कि राज्यसभा में ऐसे हुआ था, हमने चर्चा की, लेकिन कल नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी साहब, बिल तो संसद से पास हुए हैं, सबकी रजामंदी से पास हुए हैं, तो आप इस पे ऐसे कैसे सवाल। कमाल है यार, चितनी मेरी, पटवी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, कमाल है भाई। अच्छा, एक बुरी पब्लिसिटी तो ठीक है, और कॉर्पोरेट का आना ठीक है, आप जो कर रहे हैं करिए, कम से कम उसे सही तरीके से तो करिए भाई। ये नॉर्म इसीलिए तो बने हैं कि हम सबको एक सांचे में रख सकें, चाहे आपकी सरकार हो या किसी और की। और आखिरी बात है, मुझे तो ये नहीं समझता, और ये बात तो दूसरे जो हम टॉपिक करेंगे उसमें भी आएगी, हर बात से सरकार के सीनियर लोग जो हैं, हर बात से अहंकार टपकता है। किस चीज का अहंकार है मैं तो जान नहीं पाता, किस चीज का अहंकार। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप कहते हैं कि नागरिकों के लिए है, देश के या किसानों के लिए, भलाई के लिए है, और जब किसान विरोध में आता है तो आप उसको नाक का मुद्दा। तो ये अहंकार है हर मुद्दे पर, हर चीज को, चाहे वो सीएए का प्रोटेस्ट हो, चाहे बहुत बड़े लेवल पर 370 जब इन लोगों ने खत्म किया, तब भी वो अहंकार दिखा कि हम केवल 370 नहीं हटाएंगे, हम जेएनके की एक स्टेट का जो स्टेटस था, एक फुल स्टेट का, उसको खत्म कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब ह्यूमिलिएट करने के स्तर तक जाकर और नाक का मुद्दा बनाकर चीजों को, जो कि एकदम पूरी तरह से विपरीत है नागरिकों, अगर आप कहते हैं कि आप जनता के लिए हैं और ये है। खैर, इसका दूसरा पहलू है, आप लोग पहुंचे मेघनाद वहां पर, प्रोटेस्ट ग्राउंड पर, और निधि, तो वहां पर तब तक ये कॉल दी जा चुकी थी कि अब इस प्रोटेस्ट को दूसरे लेवल पर ले जाएंगे, किसान सरकार से बातचीत रुक गई है और वो रिलायंस का, जियो का, अडानी के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। तो इस संबंध में उन लोगों से, वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों, किसानों से बातचीत हुई, इसको कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा कि इनका बाइकआउट हो? हाँ, नहीं, एक्चुअली ये हम गए थे 8 को, आई थिंक 8 शाम तक ये न्यूज आया था। हाँ, शाम। हाँ, तो जब हम गए थे ये न्यूज बाहर नहीं आया था तब तक। बट इन जनरल कॉर्पोरेट्स के ऊपर बहुत सारा गुस्सा है। बट द थिंग दैट मेघनाथ और हमने ऑब्जर्व किया कि ये इशू एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड है।
अब प्रोटेस्ट में इट्स लुकिंग वेरी सिंप्लीफाइड एंड कि जैसे दोनों साइड है एमएसपी या नो एमएसपी, और ये क्वेश्चंस है कि मतलब एमएसपी लीगलाइज करेंगे कि नहीं, और पहले भी लीगल नहीं था तो अब क्यों मांग रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस है। पर we were also not able to get very clear answers, और ये मेघनाथ can elaborate on it a little, but हमको भी मतलब clear answers नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग और लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स पे फर्क है कि हाउ विल कॉर्पोरेट्स अफेक्ट देम, इसमें भी फर्क है। पर ऐसे नुआंसेस अभी हमें ग्राउंड पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी ग्राउंड पे सिर्फ गुस्सा है। कुछ भी एक चीज देखने को मिला इसमें, अब जब से इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि अब किसानों से जनता से कहें सीधे सीधे अब कॉर्पोरेट का टकराव हो गया, अडानी अंबानी का नाम लेके वो किया जा रहा है मेघनाथ। तो ये भी अपने आप में एक, इसको क्या कहेंगे, एक चिंताजनक स्थिति है कि अब सरकार से उम्मीद नहीं बची है लेकिन कॉर्पोरेट से, या फिर ये केवल एक प्रेशर बिल्डअप की टैक्टिक्स है? I see it as a pressure building tactic. जी, यहाँ पर एक्चुअली जैसे निधि ने बोला, तो हमारा अप्रोच जो था, मतलब मैं गया क्यों था वो बता देता हूँ मैं श्रोताओं को, कि अब निधि और बसंत वहां पर ग्राउंड पर 12-13 दिन अभी कवरेज कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा अपील भी करना चाहूंगा कि आपको हम वो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं, उसके लिए पैसा लगता है, हमें पेट्रोल जलाना पड़ता है, हमको वहां पर जाकर हमारे रिपोर्टर्स को बेसिकली पैसा खर्च करना पड़ता है। तो प्लीज हमारे काम को सपोर्ट कीजिए और न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स चाहिए और फैक्ट बेस्ड न्यूज चाहिए। तो मेरा जाने का मकसद एक ही था कि मैं हूँ शहर का लड़का, मेरे को कुछ पता नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में। मतलब मैंने जब वो फार्म लॉज पे जो एक्सप्लेनर किया था तो उसमें 50 कमेंट थे कि अरे तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तू तो एसी रूम में बैठ के बस लॉज पढ़ के अपना ज्ञान पेल रहा है। तो फिर मैंने बोला हाँ ये भी सही है, मतलब इसमें गलत बात नहीं है कुछ उन्होंने बोली, क्योंकि मुझे सही में कुछ पता ही नहीं है। मैंने रिपोर्ट्स पढ़े, लॉज पढ़े, मुझे प्रोसीजर्स पता है पार्लियामेंट के, सब कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं निधि को साथ में लेके जाऊंगा और वहां पर एसेंशियली यही पता करने की कोशिश करूंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा कि भैया ये एमएसपी होता क्या और कैसे चलता है आपके मंडी में, आपकी मंडी कैसे चलती है, या फिर ये मिडिल मैन है उसका काम क्या होता है। मुझे ये सब वेरी बेसिक क्वेश्चंस है जो मैं तो पूछ ही रहा हूं पर और भी लोगों के पास है, क्योंकि हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं जब वहां पर गया था तो मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मुझे जानना है कि ये होता क्या है ग्राउंड पे, और वहां पर इतने सारे फार्मर्स थे तो वो जवाब देंगे। पर मैं जब ये सवाल पूछता था तो उनका जवाब हमेशा अडानी, अंबानी और मोदी की तरफ ही चला जाता था कि मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि भैया एमएसपी काम कैसा करता है, तो काफी फार्मर्स एकदम शुरू हो जाते थे कि हाँ एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये हमको प्राइस मिलता है गवर्नमेंट से, पर ये जो मोदी और अडानी और अंबानी है वो ये तोड़ना चाहते हैं, ये हमारे साथ बिट्रेयल हो रहा है। तो गुस्सा जो है वो एकदम फोरफ्रंट पे आ जाता है बहुत जल्दी, तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ बताने में बेसिकली। या फिर एक और मुझे लगा कि उनको भी शायद लग रहा होगा कि यार ये कहाँ से आ गया ये बंदा और हमको ये इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इतनी सिंपल चीज पता नहीं है इसको। मे बी ये भी एक हो सकता है। और उनको एक बात हमको और कहने की जरूरत है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो 2 महीने पहले शुरू हुआ पंजाब हरियाणा में, और ये जो फार्मर लीडर्स हैं वो काफी धरना प्रदर्शन करके स्पीचेस दे रहे थे बार बार। तो आई थिंक कुछ लाइनें उनके दिमाग में भी बैठ गई है। तो ये जो लाइनें हैं वो हमको बार बार सुनने को मिलती है वहां पर जाकर, और वो तो होता ही है, मतलब लीडर्स जो बोलते हैं वो लोग उनके सपोर्टर्स रिपीट करते रहते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दिखाई दी, और आई थिंक ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट और मिस इन्फॉर्मेशन की बात आ जाती है कि एक सवाल जो लोग कर रहे हैं कि अरे इनको भी 500 रुपए देकर बिठाया गया वहां पर, राइट। तो जैसे वो शाहीन बाग में जो उन्होंने नैरेटिव खड़ा किया था कि इनको खाना कौन दे रहा है। तो हम गए एक बार, आप प्रोटेस्ट ग्राउंड पे गए तो ये सब नैरेटिव्स एकदम इतने टूट फूट के कचरे में गिर जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने सप्लाई चेन बना कर रखी है। मतलब ये फार्मर्स है वो तो धान उगाते ही है, तो उन्होंने हर ट्रैक्टर के पीछे एक लंगर शुरू कर दिया है, और यहाँ पर जो सप्लाई आ रहा है खाने का वो उनके फार्म से आ रहा है।
तो हर फार्मर ने ये डिसाइड कर लिया कि पहले हम सबको खाना खिलाएंगे, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। और मैंने जब पूछा कि आप कितने दिन तक यहाँ पर बैठोगे, तो बोल रहे थे कि हाँ, अभी तो हमारे पास 1.5 साल का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर, 1.5 साल के लिए हम भी खा सकते हैं और कोई भी आएगा प्रोटेस्ट ग्राउंड में उनको भी खिला सकते हैं, लाखों लोगों को खिला सकते हैं। लंगर चलता रहेगा, मेडिसिन शॉप्स खुल गई है वहां पर, सप्लाई शॉप्स, मतलब कंघी और कड़ा तक लोगों को दे रहे हैं वहां पर, कि मतलब इतना उन्होंने सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बना लिया वहां पर। अरे कंघी कड़ा कटार तो नहीं बांट रहे हैं? बहुत सारी तलवारें दिखाई दी हमको, वो पता नहीं कहाँ से आ रही है, पर आ रही है। पर मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि ये जो अंबानी अदानी का जो नैरेटिव अभी आ रहा है, एंड द फैक्ट दैट फार्मर्स आर सेइंग कि वो बॉयकॉट करेंगे, it's just that I think protest is reaching वो stage जहाँ पे symbolic messaging becomes important, क्योंकि अभी it's not the mechanism and the workings of it इतना important नहीं है अभी। कैसे बॉयकॉट करेंगे, क्या बॉयकॉट करेंगे, उन अंबानी और अदानी को भी पता है कि कितना देर तक वो बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि अभी इतना पावरफुल है। तो अगर 4 किसान मॉल नहीं जाएंगे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आई एग्री विद यू कि इस मतलब ये बहुत पावरफुल सिंबॉलिक मैकेनिज्म रहा है। मतलब इंडिपेंडेंट के टाइम पे ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए गांधी ने इसका इस्तेमाल किया था, जब विदेशी मेहमानों की होली जलाने का पूरा कॉल दिया गया था, तो वो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज तो जाता ही है। और इसमें मतलब इट्स अ फाइन लाइन, क्योंकि अगर ये सिंबॉलिक मैसेजिंग और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो then it becomes good for the government to build a narrative of कि ये देखो कितने पागल लोग हैं, ये देखो कितने unreasonable है। तो if this messaging gets more and more powerful, I feel कि जैसे शाहीन बाग में हुआ, कुछ हफ्ते के बाद गवर्नमेंट बोलेंगे कि ठीक है तुम लोग प्रोटेस्ट करो, हम इसको अभी यूज करेंगे। नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। शार्दुल, असल में मैं एक दो सीरियस बात करता हूँ, फिर मुझे एक और बात पूछनी भी है। पर निधि, मैं ये बताना चाहता हूँ, आंदोलनों में हर चीज पूर्व निर्धारित भी नहीं होती, कई बार हवा बन जाती है। अब मुझे नहीं पता कि आपको मालूम है या नहीं, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं मालूम होगा। 70-80 के दशक में जब सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, होते थे, तो नारा लगता था टाटा बिरला की सरकार, अब बहुत लगता था, आपको दीवारों पर लिखा हुआ मिल जाता था, छोटे शहरों में भी। तो वैसे ही अब है, लोग 2 और 2 जोड़ के 4 अपने आप कर लेते हैं, हर कोई इतना बेवकूफ नहीं है। सरकारें जरूर समझती हैं कि बेवकूफ हैं लोग, उन्हें पाठ पढ़ाने की कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं होता। ये बात भी आपकी ठीक है कि अंबानी और अडानी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकारों को पड़ता है, क्योंकि वो फर्क वोट में पड़ता है। अगर एक बार हवा बन गई तो फिर उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मीडिया मैनेजमेंट करने की जो कोशिश है वो इसीलिए होती है। अच्छा, और ये ज्यादा नहीं, 1 दशक पुरानी कहानी है, जब पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ और यूपी सरकार गई, उसकी ही देन है आज हमारे पास जो सरकार है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और जो सब बात कर रहे थे, तो मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड सॉर्ट ऑफ, कि अगर हमारे देश में खेती में सुधार होना है तो उसकी जरूर जरूरत है, लेकिन खेती की प्रणाली में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। आप देखिए कैसे धान और गेहूं उग के सारी धरती की मिट्टी बेकार होती जा रही है, उसका उपजाऊपन कम होता जा रहा है। और क्योंकि पहले रोटेशनल क्रॉप चलती थी तो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाते थे, है ना, लेकिन अब क्योंकि इन्हीं पर एमएसपी है, तो वो प्रणाली बदलने की जरूरत है बजाय खरीद फरोख्त की। और पीयूष गोयल ने जो ई बुक भेजी, वो कहती है कि नहीं, सरकार को मतलब बिजनेस के मॉडल में केंद्र सरकार को रूल बनाने का है, तो हमने तो ट्रेड वाला कानून बनाया है। तब देखिए, आप बेवकूफ समझते हो किसानों को जो सुबह शाम आड़ती से डील करते हैं, उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं। और मजे की एक तो छोटी बात है, पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ मेघनाथ से, ये जो अतुल जी ने पूछा कटार वाली बात और आपने कड़ा कच्चा, आपको 5 का पता है कि नहीं पता? हाँ, पता है ना? केश, कच्चा, कड़ा, कंघा, कच्चा, कटार। हाँ जी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, मेघनाथ कभी गाँव नहीं गए तो अतुल जी को पता होगा, इन्हें ले चलेंगे और इन्हें अरहर के खेत में भी ले चलेंगे अतुल जी, है ना, पैंडेमिक खुल जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेघनाथ, अरहर के खेत में बड़े बड़े कांटे होते हैं अरहर की दाल के, तो कई बार वो जूते में छेद कर देते हैं। लेकिन श्रब की कैटेगरी में आती है अरहर की, तो वो हाँ जी, बहुत पूरे शरीर छिल जाते हैं अगर अनजाना। पहली बार मैं गया था, मेरे जूते में भी घुस गया
निधि ने एक्चुअली एक अभी एक्सप्लेनर भी किया, कल एक्चुअली शूट किया, वो भी आएगा। निधि, आई थिंक एक बार ना आप श्रोताओं को थोड़ा सा मिडिलमैन के बारे में भी बता दीजिए, जो आपने एक्सपीरियंस किया कि मिडिलमैन का काम क्या होता है। हाँ, तो ये लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है ना, इसीलिए दिस इज व्हाई आई आल्सो फील लाइक कि कभी कभी जब मेरे लिए इंग्लिश फ्लुएंट है तो जब रिपोर्टिंग करते हैं नुआंसेस मिस हो जाते हैं। जैसे कि आरती और विचोली जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हम बोलते हैं कि मिडिल मैन, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बहुत बार बोला है कि द बिल इज प्रो फार्मर्स बिकॉज हम आपको विचोली या आरती से वी आर रिमूविंग यू एंड सेविंग यू, ऐसी नैरेटिव है कि मिडिलमैन से हम आपको बचा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऑन ग्राउंड जब हम फार्मर से बात करेंगे वो बोलेंगे कि ये इनको मिडिलमैन मत बुलाओ, ये प्राइसेस नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो जब एक किसान मंडी पर आते हैं, दे हेल्प देम अनलोड, पैकेज, बिलिंग, लोड देयर प्रोड्यूस, तो ये सब करते हैं। और ये सर्विस के लिए, ये जो सर्विस जो करते हैं, इसको मतलब दे गेट देयर मनी ऑफ 2.5% ऑफ द सेल। इनका मतलब पेमेंट यही होता है, कमीशन ये होता है। तो किसान बोलते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर्स है। और अब डेंजर ये है कि जब कॉर्पोरेट्स आएंगे एंड दे सर्विस प्रोवाइडर इज रिमूव, तो ये जो भी काम है कौन करेंगे ये? एंड देन द अदर डे, और इसमें रिपल इफेक्ट ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट का, जैसे कि पंजाब में देयर आर अबाउट 48,000 विचोली, ये विचोली को भी, विचोली देमसेल्व्स, एक्चुअली आरती बोलते हैं, विचोली भी नहीं बोलते हैं बिकॉज आरती ऑल्सो हायर मोर स्टाफ, जैसे कि उनको मंडी के अपकीप के लिए उनके अकाउंटेंट्स वो भी हायर, तो इन सबका जॉब लॉस हो जाएगा। एंड सो हाउ यू हैंडल दैट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, एक क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि ये भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट्स माइट सक इन द आरती, जैसे कि आप हमारा लेबर बन जाओ अभी। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि वंस अगेन किसान का नेगोशिएटिंग पोजीशन इज इन अ वीकर स्पॉट, क्योंकि अभी आरती विल बी बैक्ड बाय अ कॉर्पोरेट, ओके, एंड इट वोंट बी अ फिक्स्ड कमीशन ना, वो मतलब दे कैन चार्ज एनीथिंग ऑन दैट सर्विस। तो ये सब डेंजर्स है। एंड आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आरती इज वेरी मिसअंडरस्टूड एंड मेन स्ट्रीम मीडिया ये कवर नहीं कर रहा है कि इसका मतलब नुआंस क्या है। ये मैं सर इस पे थोड़ा सा ऐड कर दूंगा मैं, कि ये जो आरती का जो रिलेशनशिप है बहुत अनोखा है फार्मर्स के साथ। ये बहुत दिखाई देता है, ग्राउंड पर जाने पर दिखाई देता है, और थोड़ा सा उनको डीपली क्वेश्चन करना पड़ता है। जी जी जी। ये एक्चुअली जो निधि ने बताया, ये जब आरती कॉर्पोरेट के साथ मिल जाएंगे तो होगा क्या कि इनका एक डेकेड से जो एक ऑर्गेनिक सिस्टम बन चुका है फार्मर और आरती के बीच में। तो हमने जब पूछा कि आरती करता क्या है, तो पहले फार्मर ये बोलता है कि अरे हमारे यहाँ पे घर पे शादी होगी तो ये लोन देते हैं, हमारे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर ये पैसे देते हैं, हमारे यहाँ पर कोई नुकसान हो गया तो फिर क्रेडिट सिस्टम बना चुके हैं तो वो देते हैं। तो ये बहुत ही अनऑफिशियल सॉर्ट ऑफ मनी लेंडिंग सिस्टम भी बन गया है वहां पर। और कैसे है ना कि आरती और किसान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा क्लोज हो चुका है। जैसे आरती को पता है कि ये किसान क्या प्रोड्यूस कर रहा है और कितना हमको माल ला कर देगा अगले साल, तो ये भी एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर काम कर रहा है। तो अभी होगा क्या कि अगर ये मंडी गायब हो जाएगी तो फिर ये आड़ती भी गायब हो जाएंगे, तो फिर ये जो कॉर्पोरेशंस जब इनको कोऑप्ट कर लेंगे आड़ती को, तो फिर इनका पैसा नहीं होगा। तो ये जो अनऑफिशियली जो लोन्स देते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, ये दे नहीं पाएंगे, तो फार्मर को फिर बैंक जाना पड़ेगा, वहां पर 1000 प्रोसीजर्स है, और ऊपर से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात आती है। अब ये बिल में क्लियरली बोला गया है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये एक बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। तो किसानों का ये कहना है कि अगर हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी नहीं जा सकते, और ये मजिस्ट्रेट वाले लोग और आरती अगर पावरफुल है और करप्ट भी है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कर लेंगे तो फिर किसान तो बीच में छूट जाएगा। जी जी। एक छोटी सी बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हर आड़ती कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहने वाला कि जरूरी नहीं है कि हर आड़ती कॉर्पोरेट का हिस्सा बन जाए या उनसे कोऑप्ट कर ले। जी जी। ये बेरोजगारी एक है ना कि सर थोड़ा डेस्परेट सिचुएशन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक अभी जैसे बोल रहे फार्मर्स की इसको 2-3 साल लगेंगे मंडी को एकदम
नष्ट करने में प्राइवेट सेक्टर को। तो और भी ज्यादा लग सकते हैं, 6-7 साल लग सकते हैं। जी बिल्कुल, और समय भी लग सकता है, पर जब ये होगा और अगर ये एंटिसिपेशन, आई मीन मैं तो ट्रस्ट करता हूँ इनके बेसिकली प्रेडिक्शंस को, कि अगर ये होगा तो मुझे लगता है ये डेस्परेट सिचुएशंस में कॉर्पोरेट्स इनको कोऑप्ट कर ही लेंगे, मुझे लगता है। नहीं, सारे इसलिए नहीं हो पाएंगे मेघनाथ, क्योंकि वो भी किसानों की तरह ही बहुत कम पढ़े लिखे कई बार होते हैं, और अधिकतर आड़ती खुद या उनके परिवार में छोटे बड़े किसान होते हैं। जो थोड़ा उनमें से तेज होता है वो आड़ती बन जाता है। मैं डिस्क्लेमर मैं खुद बता देता हूँ, मेरे परिवार में सबसे बड़े जो थे वो आड़ती थे, मेरे श्वशुर जी और उनके बाकी सब छोटे भाई अभी भी किसान हैं, वो खेती करते हैं। हम लोग गांव जाते हैं, बाकी वो बिजी होते हैं बुआई के सीजन में, कटाई के सीजन में, रात रात भर काम करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हर कोई नहीं बन पाएगा, वो खुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते। अच्छा, दूसरी चीज जो सबसे बड़ा सुधार इस सब में चाहिए, वो जरूर मेंशन करना चाहिए, सुधार हमें अनाज के भंडारण के बाद लोगों को पहुंचाने की प्रणाली में चाहिए। हमारी सरकार ये अनाज एमएसपी पर खरीद कर इकट्ठा करती है, लेकिन तब भी लोग भूखे मरते हैं। सुधार पहले उसमें चाहिए। ठीक बात। और ये जो फियर है, इट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि आरती भी गांव में रहते हैं, एंड देयर इज अ कल्चरल वे ऑफ ट्रांजैक्शन जो मतलब अभी विद इयर्स इट हैज सेटल्ड इन। ये क्या होता है कि लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, तो केवल ये एकदम प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है कि आप आरती से पैसा ले रहे हैं, बल्कि वो बहुत एक क्लोज निटेड रिलेशन हो जाता है। एग्जैक्टली। और अभी ये डर है कि दैट एंटायर वे ऑफ लिविंग विल बी थ्रेटेंड। ठीक, एक आखिरी सवाल मैं और निधि से कर ले रहा हूँ, उसके बाद हम इस किसानों के मुद्दे पर से आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी आबादी है निधि, जो कि खेती किसानी में लगी, फार्मिंग में लगी, जो कि अनकाउंटेड रहती है। वो आबादी है महिलाओं की आबादी, और उसका बहुत बड़ा योगदान है फार्मिंग में। तो इस आंदोलन में महिलाओं की किस तरह की उपस्थिति है? हालांकि हम इसको फुटनोट के तौर पर नहीं, हम इसको पूरे उस पे फुल फ्लेजेड चर्चा के तौर पे शामिल करना चाह रहे हैं। तो मेघनाद और शार्दुल को भी इस पर राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले निधि ने लगातार ग्राउंड पे देखा, महिलाओं की उपस्थिति है, महिला लीडरशिप है वहां पर, और वो किस तरह से इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रही हैं। हाँ, तो इसमें ये है कि इट इज अ मेल डोमिनेटेड प्रोटेस्ट, जैसे कि यू विल सी मोर मेन देन वुमेन ग्राउंड पे, पर देयर आर वुमेन, और एंड सरप्राइजिंगली काफी मोस्ट ऑफ द वुमेन आर क्वाइट एज्ड, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल आर यंग वुमेन, बहुत एल्डरली वुमेन भी है, एंड काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है उनके। एंड अभी तो द ओपिनियंस आर tend to be borrowed from the male perspective, or that they share the opinion in the sense कि मतलब मोदी के ऊपर गुस्सा है। जैसे कि एक औरत ने हमसे बोला कि मैंने एक्चुअली मोदी के लिए वोट किया था, और अभी आई एम सो बिट्रेड कि वो क्या कर रहे हैं, और मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ। मतलब उनके हस्बैंड गांव में है और वो आई है। बट द डिफरेंस इज एंड वुमेन, हरियाणा से जो औरत है अलग है, पंजाब से जो औरत है अलग है। एटलीस्ट ऑन ग्राउंड वी डिडंट सी कि इतना इंटरेक्शन उनके बीच में, और ये लैंग्वेज की वजह से भी हो सकता है। And usually the women from Punjab gather around and sit. उसमें भी some of them know each other, एक दूसरे की community से। And अभी जो it's been about 11 days and there is a routine जो आया है, और वो बोलते हैं कि usually they wake up around 4, खाना बनाते हैं। और औरत की दिक्कत ये भी होती है बाथरूम्स की। This has become a big problem for them on ground, क्योंकि ये जो दिल्ली सरकार ने मोबाइल टॉयलेट्स दिया है, but that is kept in front of 2 police barricades. तो वन वुमेन को कंफर्टेबल नहीं लगता है वहां जाने के लिए। और ये भी है कि द प्रोटेस्टर्स, आई मीन वी डोंट नो, आई थिंक इट्स एटलीस्ट 15 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो वुमेन जो अंदर है वो मतलब इतना पैदल आके नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। They have constructed their own sort of toilet. Constructed भी नहीं, they usually have a cloth which is kept. And then for bathing, नहाने में मुश्किल है क्योंकि वो सुबह उठते हैं 4 बजे, तो बिल्कुल अंधेरे में वो तो मतलब नहीं नहाते हैं because they can't see much. And when it's too much light also they can't take a bath. So they wait for that particular time in the morning when it is not too dark and not too much of light, तो नहा सके। और एक और चीज वहां पर दिखाई दी, और आई थिंक निधि और मैंने इस पर डिस्कशन भी किया था थोड़ा सा, कि जो महिलाएं जिनके पीरियड शुरू है
वहां पर और उनकी कठिनाई बढ़ जाती है। निधि, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मतलब जैसे कि हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसीलिए लाइक दिस इज आई थिंक समटाइम्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वुमन ऑन फील्ड आल्सो, कि यू कैन टॉक अबाउट दीज इंटीमेट इश्यूज। तो हम बात कर रहे थे और बसंत भी बैठ रहा था वहां पे, एंड बसंत वाज टॉकिंग टू समवन एल्स, एंड जैसे हमने पूछा कि जब पीरियड का टाइम होता है, क्योंकि दिस इज एन इशू फॉर वुमेन, हाउ डू यू मैनेज इट, एंड इफ दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लान, तो मतलब आपने मतलब सैनिटरी पैड्स लाए हैं या कोई डोनेट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि I mean, firstly, everyone doesn't use a sanitary pad. तो क्लॉथ है, वो क्लॉथ लाए हैं, पर इसका वॉशिंग में भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है, कहाँ डालेंगे, कहाँ ड्राई करेंगे। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट सैनिटरी पैड्स वो अभी तो स्टॉक किया है, तो देव सेड कि वी हैव स्टॉक्ड अप सैनिटरी पैड्स, बट ऑफ कोर्स इट्स इतना कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कि एक महिला ने बोला, मंजीत कौर बोल के, उन्होंने बोला कि मतलब इस टाइम में हमको इतना दिक्कत होता है, और ये रोड और ट्रैक्टर में लेने में इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट स्लीप। ठीक बात। तो ये सब दिक्कत है। और लीडरशिप के बारे में देयर आर विमेन कॉन्फ्रेंसेस ऑल्सो, जैसे कि एक है जनवाड़ी स्त्री सभा, ये है पॉपुलिस्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, इट्स अ फैक्शन ऑफ द रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इनसे कुछ है। एंड बट द थिंग इज कि ये जो भारतीय किसान यूनियन है, ये भी एक जेनेरिक टर्म है, जैसे कि मतलब इसमें भी बहुत सारे फैक्शंस है, एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन आर पार्ट ऑफ द डिफरेंट फैक्शंस, अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग। तो one thing is when you meet the women there, you will see that most of them wear ये green color का shawl, जो अभी symbolic है, it's in reference to the Bharatiya Kisan Union. So ऐसा है, and a lot of the older women have actually left behind their husbands और उनके बेटों के साथ आए हैं, which is quite interesting, and they're very clear, क्योंकि हमने ये भी पूछा कि आप थक नहीं जाओगे, ठंड भी है, उन्होंने कहा नहीं, यू हैव लाठी चार्ज्ड आवर बॉयज, यू हैव लाठी चार्ज्ड आवर मेन, कि हम कैसे थकेंगे। एंड देयर गोल इज वेरी क्लियर कि अभी तो डिस्कम्फर्ट है, पर ये कोशिश करेंगे ये कि निधि और बसंत, आप लोग इस आंदोलन को जब तक कवर कर रहे हैं, महिलाओं के नजरिए से, महिलाओं के पर्सपेक्टिव से जितनी ज्यादा चीजें हमारे सामने आ सकें। हमने देखा शाहीन बाग का आंदोलन आज से साल भर पहले, जो 8 महीने 9 महीने पहले था, वो पूरी तरह से महिलाओं का खड़ा किया हुआ एक आंदोलन था। उसमें लीडरशिप निकल के आई एक नई, और वो भी उस समाज से निकल कर आई जहां पर ये माना जाता था या कहा जाता था कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने के लिए स्पेस नहीं है, जहां पर महिलाओं के साथ बहुत तरह की दिक्कतें हैं, उनमें बुर्का से लेकर और तमाम चीजें। फिर वहां से लेकिन लीडरशिप निकल कर आई जब मौका आया। तो ऐसी चीजों पर भी नजर रखें, क्योंकि इस आंदोलन से अभी आज की तारीख में सबसे जरूरी है कि महिलाओं का नजरिया सामने आए, उनकी लीडरशिप है सामने आए। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कभी कभी हम जब पूछते हैं महिलाओं के एंगल के हिसाब से, व्हेन वी स्पीक टू वुमेन, उनको गुस्सा आता है, वो बोलते हैं कि क्या पूछ रहे हो, मतलब हम भी आंदोलन में, हम भी लड़ रहे हैं। तो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू आल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि है नुआंसेस है, डिफरेंसेस है इन द प्रोटेस्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन, इफ नॉट आइडियोलॉजी, एटलीस्ट फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटेस्ट। और अतुल सर, जब मैं गया था ना, तो मतलब मैंने तो बात करने की कोशिश की लोगों से बहुत सारी, पर महिलाएं सामने थी ही नहीं। वो अंदर थी, वो ट्रैक्टर के पीछे थी, वो लंगर का काम कर रही थी, जो भी कर रही थी। पर यहाँ पर भी आकर, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर भी आकर उनके जिम्मे किचन का ही काम सबसे पहले सौंपा। एग्जैक्टली। और मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सामने दिखाई दे रहे थे वो मर्द थे। और एक बहुत मजे की बात हुई, मैं बस वो शेयर करके खत्म करूंगा, कि हम जब गए थे तो एक जगह पे कुछ ऐसे पोस्टर दिखाई दिया कि मोदी गवर्नमेंट इज डबल क्रॉसिंग अस, और कुछ मर्द बैठे थे वहां पर। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास कैमरा है, मेरा प्रेस का कार्ड भी दिख रहा था, तो उन्होंने बोला, अरे इधर आओ, मोदी को दिखाओ हम क्या खा रहे हैं। मतलब क्या? तो हम गए और आदित्य मतलब शूट कर रहा था, तो वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे ऐसे ढीप, मतलब एक गट्ठा बना के बादाम, किशमिश और काजू। बोले मोदी को दिखाओ कि हम संतुष्ट हैं। हम कोई गरीब फार्मर नहीं है, हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं बैठकर, पर हम यहीं पे बैठे रहेंगे। पेट भर के खाएंगे, पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। एक बात कहना चाहता हूँ, ये भी है कि महिला, अगर सरकार को ये लगता है कि बाकी जितने भी, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा, पर अगर खेती है, किसान
उठ के चले जाएंगे तो ये सरकार भूल गई है कि गांव में जिंदगी चलती कैसे है। वो कहीं नहीं जाने वाले, तुम परेशान हो जाओगे, वो अपना बैठ के आराम से खाते रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात है, प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये बड़ी खुशी और संतोष की बात है कि इसमें जरा सा भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ। नहीं तो आम तौर पर किसानों वाले या मास प्रोटेस्ट इस तरह के जो गांव में सेंटर जिनका होता है, वो कई बार वायलेंट हो जाते हैं, या उनमें आक्रोश तो होता ही है, भले ही वायलेंट ना हो। इसी समय का थोड़ा सा हमारे पास कमी है। अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम चाहेंगे कि निधि अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें इस हफ्ते। So I have recommended this earlier also at News Laundry, but I want to come back to this. ये है Hannah Arendt की एक book, Origins of Totalitarianism. बहुत ही interesting book है. It looks at how Nazi Germany was shaped. जब it's more about लोगों के बारे में है more than Hitler himself. तो context क्या था, lay of the land क्या था, and what finally led to Hitler being the dictator of Germany and in some sense world, पूरी दुनिया की. तो in this context that we are in now, I think कि जब भी मैं ये पढ़ती हूँ या मतलब फिर से I go back to the book, I feel like it बहुत relevant है, because बात ये भी है कि it's not just about criticizing government or Modi, but it's also about self-reflecting and thinking, what am I doing to allow this sort of system and process to exist. So I find it very interesting, and मैं ही recommend करती हूँ कि everybody should at least try and read the book once. Thank you. तो समय की कमी को देखते हुए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि सरकार ने अब उस पर आगे बढ़ने का निर्णय कर लिया है। 10 तारीख को इसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया, और उसके बाद कुछ चीजें कही सुनी जा रही हैं। तो एक ऊपरी तौर पर जो मेरा अपना आकलन था कि ये भारत की पार्लियामेंट जो संसद है, इसका निर्माण अगर किसी चीज पर होना चाहिए तो वो यहाँ के जो मल्टीकल्चरल, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक जो इसका स्वरूप है उसको ध्यान में रखकर, और खासकर चूंकि संसद का वो हो रहा है, तो उसमें जो इस देश के फेडरलिज्म है उसको और किस तरह से मजबूत किया जा सकता था, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अगर इसके भूमि पूजन का विचार किया जाता, या इसकी ईंट इस देश की तमाम जो राजनीतिक दल, जो तमाम राजनीतिक प्रतिनिधि हैं या तमाम राज्यों के प्रतिनिधि हैं, वो सब मिलकर रखते, तो उससे एक ज्यादा बढ़िया संदेश जाता। और इसका दूसरा पहलू है कि सेंट्रल विस्टा जैसी चीज की हमें जरूरत भी है कि नहीं। इन दो विषयों पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेघनाथ, आपकी राय, जिस तरह से कल हुआ और जिस तरह से मोदी जी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार वहां पर अनुष्ठान करते, कर्मकांड करते दिखे, कर्मकांड की भारत के संसद के संदर्भ में जरूरत थी क्या, या वो उसको किसी तरह से जायज भी ठहराया जा सकता है? जी, एक यहाँ पर थोड़ा सा बैकड्रॉप भी था। वो सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग भी चालू है सेंट्रल विस्टा पर, तो वहां पर एक वाकया हुआ जहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को ये भी बोला कि अरे यार, हम अभी केस कर रहे हैं और आपने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया और डिफॉरेस्टेशन भी शुरू कर, तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला नहीं, हम बस फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे और फिर खत्म करेंगे। तो फिर ये जो फाउंडेशन स्टोन ले करने की जो सेरेमनी हुई, उसमें न्यू पार्लियामेंट फॉर न्यू इंडिया करके ट्रेंड कर रहे थे कि सारे के सारे मैदान में उतर आए और बोलने लगे कि क्या क्या अच्छा होने वाला है। तो एक तो वो एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग का एक इमेज शेयर किया गया कि एक ट्रायंगल शेप्ड बिल्डिंग है, अच्छी दिख रही है, मुझे लगा अच्छी मॉडलिंग अच्छी है। और बोले कि मतलब आईटी सेल एक्टिव हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे अनोखे हमको नुस्खे मिले, जानकारियां मिलेंगी, बहुत अनोखे नुस्खे कि कुछ एल्गी बेस्ड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने वाले हैं, तो पार्लियामेंट एक एयर फिल्टर की तरह भी काम करेगा। बोला सही है यार, ये भी एक अच्छी बात है। फिर दूसरी एक बात बोली कि अभी का जो पार्लियामेंट है हमारा, उसमें जगह कम है, क्योंकि 1961 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंगली सीट्स तय किए गए, और फिर थोड़े से आगे जाके थोड़े 10-15 सीट और ऐड किए। पर इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि अभी और डिलिमिटेशन करने की जरूरत है।
तो फिगर्स आ रहे हैं कि अभी जो हमारे कुछ 750-800 संसद है तो वो बढ़ के 1200 हो जाएंगे। अब मजे की बात ये है कि ये कोरोना वायरस जब हुआ तो जो अभी का जो सेशन हुआ उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अप्लाई किया गया। अब सोशल डिस्टेंसिंग जब अप्लाई किया गया तो आप लॉजिकली सोचेंगे तो हमारी संसद की जो अभी सीटिंग कैपेसिटी है वो डबल होनी चाहिए थी, और हो भी गई। मतलब अभी जो तो हम 1800 संसद बैठ सकते हैं बेसिकली वहां पर, क्योंकि वो किया क्या कि हमारा जो, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। नीचे जो एरिया है जहां पर आपको संसद बैठे हुए दिखते हैं वो बेंचेस पर, उसके ऊपर एक व्यूइंग गैलरी भी होती है जहां पर मीडिया बैठती है, व्यूअर्स जो आते हैं वो लाइव देखने के लिए वो भी बैठते हैं। तो जब कोरोना काल में जब संसद को बिठाया गया तो वो ऊपर भी बैठे थे और वहां से बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जगह है अब एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट में। तो एक जो मुझे सबसे कंपेलिंग रीजन लग रहा था कि नए पार्लियामेंट की जरूरत है, क्योंकि हमको ज्यादा जगह चाहिए, थोड़े ज्यादा एमपीज बढ़ जाएंगे तो ये छोटा पड़ेगा, ये मुझे लगता है ये गलत है पूरा। और मुझे लगता है ये पूरा ऑब्वियसली ये एक लेगेसी बनाने की बात हो रही है। जैसे आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हो वहां पर भी मोदी जी जाके भूमि पूजन करके आए। अब वहां पर मोदी जी का क्या लेना देना है वो मुझे समझ में नहीं आया। और मतलब ट्रस्ट ने बोला होगा कि आप कर लो, ठीक है, पर पार्लियामेंट में मोदी जी क्यों कर रहे हैं? मतलब बेसिकली अगर भूमि पूजन आपको करना ही है, प्रेसिडेंट गायब है, वाइस प्रेसिडेंट गायब है, तमाम सारे के सारे तुम स्पीकर्स को बुलाते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जितने अभी जीवित लोग हैं उन सबको बिठा के कोई अगर करना था तो करना था। आए थे तो रतन टाटा बैठे थे वहां पर, क्योंकि वो बनाने वाले हैं, मतलब उनकी कोई एक डिवीजन है, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो बनाने वाले। ठीक है। इसका दूसरा लेगेसी वाला जो मसला है, असल में ये जो पूरा स्ट्रक्चर जिस इलाके में सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है वो अपने आप में एक धरोहर है। वो ऐसी धरोहर है जिसको खुद बचा के संरक्षित करने की जरूरत थी। और अगर मोदी जी को कुछ अपनी छाप, अपनी लेगेसी बनानी थी तो वो कुछ नया क्रिएट कर सकते थे। रचनात्मक होने और विध्वंसक होने में बस इतना ही बारीक सा अंतर है कि आपने नया क्या रचा और आपने जो पुराना था उसको ध्वस्त करके क्या कर दिया। तो ध्वस्त करके बनाना कोई रचनात्मक होना या लेगेसी बनाने के लिए बहुत बढ़िया या कोई मिसाल देने वाली बात नहीं हुई। शार्दुल, आपकी राय, जो पूरा कार्यक्रम हुआ कल, उस पर क्या है? मैं कार्यक्रम कल का देख रहा था जी, और प्रधानमंत्री की एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। कई बात लगी, पर एक बात मुझे काफी ज्यादा मतलब अजीब सी लगी। वो कह रहे थे कि भारत लोकतंत्र की मातृभूमि है। कमाल है भाई, मैं हैरान रह जाता हूँ। सेंस ऑफ हिस्ट्री का मैं हैरान रह जाता हूँ कि प्रधानमंत्री का कथानक गढ़ने में कोई सानी नहीं है ना, लेकिन आपके शब्द कुछ भी हो और आप कुछ भी हो, सच्चाई यही है कि आपके कृत्य ही सच्चाई दिखाते हैं। अच्छा, मैं खुशी से रिपीट करूंगा प्रधानमंत्री के कुछ शब्द, गुरु नानक के कुछ बोल उन्होंने बोले। जब लग दुनिया कहिए नानक, किचु सुनिए किचु कहिए, और संवाद की महत्ता पर जोर दिया। सवाल ये, प्रधानमंत्री कितना संवाद करते हैं? और एक तरफा संवाद और उपदेशों की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं तो संवाद ही क्या हुआ जो एक तरफा, तो मन की बात हो। सच्चे संवाद में कुछ पूछो कुछ कहो, वो तो ना के बराबर है ना। इस देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, हम चारों ओर संकटों से घिरे हुए हैं। मेरा तो कम से कम मत यही है कि इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। और आशा की बात करते हैं, आशा की बात कर रहे थे, संत बसवेश्वर का एग्जाम्पल देके कि सबको एकजुट होना चाहिए, है ना। ये तो पहले निश्चित तो कर लें सही काम क्या है ना। आशा बांधने से कुछ नहीं होता, और समर्थ व्यक्ति के लिए, समर्थ संस्था के लिए आशा बांधना बहुत आसान है, वो ले जाएगा। किंतु सामर्थ्यवान को, जरूरत को भी तो सहारा बंधवाना होता है। वो सरकार में किस लिए बैठे? आपकी पार्टी हर नाम बदलने के तरीके, हर विचार पर जो सोच लिया, जो हितों से आपके मेल नहीं खाता, उसे देशद्रोही और गद्दार बताकर मतलब खारिज कर देते हो, तो आशा कैसे पैदा करें? अच्छा, एक चीज और, ये मैंने खबर देखी थी कि सभी धर्मों की प्रार्थना वहां बाद में हुई थी।
हाँ, सर्वधर्म प्रार्थना से दिक्कत नहीं है, वो तो हुआ ही। मेरा ये कहना है कि अकेले मोदी जी की, ये कोई एक आदमी की इमारत नहीं बन रही है। बिल्कुल, ये तो ये लोकतंत्र अगर की किसी इमारत है। चीज को, अगर ये रिप्रेजेंट कर रही थी किसी चीज को, तो यह मल्टी कल्चरल मल्टी कलर्ड इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था। ये हाँ, यहाँ पर सारे लोगों का होना चाहिए था। हालांकि बहुत सारे लोगों को इन्होंने न्योता भेजा था, लेकिन वही दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए। कॉन्सेप्ट गड़बड़ है मेन, कि मोदी जी बैठकर, हर चीज आपकी इमेज बिल्डिंग का जरिया नहीं है। कम से कम भारत की संसद की बिल्डिंग तो आपकी इमेज बिल्डिंग का जरिया नहीं है। तो हर चीज कैमरे की रोशनी में लगा के और कैमरे को ताकते हुए आप जैसे भेड़िया तान के और हमेशा मतलब गुस्साई हुई मुद्रा दिखाने से, मतलब आपकी अपनी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती होगी, लेकिन उससे असल में हर चीज नहीं हो सकता। आप राम मंदिर में गए, फिर भी समझ में आता है कि आपकी पार्टी का एजेंडा था, लेकिन भारत की संसद उसके लिए नहीं है। आखिरी कमेंट मेघनाथ, अगर आपके पास कुछ हो, फिर हम रिकमेंडेशन का राउंड शुरू करेंगे। मेघनाथ के कहने से पहले, असल में देखा जाए तो राम मंदिर भी प्रधानमंत्री का व्यक्ति का मुद्दा नहीं था। अभी राम कोई उनकी बपौती थोड़े ही है, ऑब्वियसली। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पार्टी उनकी उस मंदिर के लिए लड़ रही थी, तो वो मंदिर ले गए, आप उसको कर रहे हैं उस एक मैं बस एक छोटा सा कमेंट करके मैं खत्म करूंगा कि एक मैंने ट्वीट पढ़ा, मंजुल ने ट्वीट किया था कि हमारा जो नया संसद है वो गांधी जी के पीठ के पीछे बन रहा है। तो संसद के आगे गांधी जी का पुतला है, तो वहां पर उनके पीठ के पीछे संसद बन रहा है, कि मतलब ये भी एक सिंबॉलिक हो गया कि आप गांधी जी के पीठ के गांधी के कुछ भी बहुत बहुत उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो वो जब हुआ तो मैंने भी मतलब रिस्पॉन्ड किया, उसको बोला कि अभी जो फिलहाल गांधी जी की मूर्ति है, अगर आप देखेंगे तो गांधी जी की आंखें बंद है। वो भी जो संसद की तरफ देख रहे हो, आंखें बंद करके देख रहे हैं, संसद की तरफ वो आंख बंद करके देख रहे हैं, और अब पीठ पीछे अगर बन गई तो कुछ भी करने की छूट है। कुछ भी करने की छूट है। और एक बात मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी हमारा नया भारत आने जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो नए भारत में बोल रहे हैं कि जो हमारे जो संसद होगा उसमें, उसके अंदर एकदम बहुत कल्चरल हेरिटेज उनके दीवारों में वो एम्बाइब करेंगे, और फिर हमारी डाइवर्सिटी डिपिक्ट करेंगे। बहुत सुंदर ऐसे पिक्चर्स शेयर किए जा रहे हैं लोकसभा राज्यसभा के, और बोल रहे हैं कि जो अकूस्टिक्स होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे, और जो कैमरा जो लगे जाएंगे वो बहुत एकदम क्वालिटी पिक्चर देंगे। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि अभी ऐसी स्थिति आ गई कि हमको एकदम बढ़िया क्वालिटी में ये देखने को मिलेगा कि कैसे हमारी गवर्नमेंट फार्म बिल्स जैसे बिल्स को बुलडोज करती है। बेसिकली यही होने वाला है कि प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होने वाला है, सिस्टम में कोई चेंज नहीं होने, नई बिल्डिंग आ गई, सबको देखने में अच्छा लगेगा, मतलब बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा जब ये होगा। तो सांसदों की गुणवत्ता बढ़ाने के बजाय संसद की गुणवत्ता बढ़ा जी, मतलब ये एकदम बहुत सिंबॉलिक सॉर्ट ऑफ ये है कि हेडलाइन मैनेजमेंट जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अपीयरेंस पे कितना इनको बेसिकली सब कुछ दिखाना है कि ये सब अपीयरेंस के लिए है। जो एक्चुअली आप एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसमें आपको आपके संसद वोट भी नहीं कर पाते उनके मन के हिसाब से, वो कुछ नहीं करेंगे। ये जो डिसरप्शन के है, जो सिटिंग्स है, जो सिटिंग्स के दिन कम हो रहे हैं, या फिर जो स्टैंडिंग कमिटी में बिल्स नहीं जा रहे, ये सब सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, इसको कोई एड्रेस नहीं करेगा। बस नई बिल्डिंग बना के छोड़ दो, ये फिर सब खुश हो जाएंगे। बेसिकली मतलब सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने संसद में काम भी किया है, तो ये ना एकदम दिल को लगता है कि आप नई बिल्डिंग तो बना रहे हो यार, मतलब इतना एफर्ट करके पैसा खर्च करके कर रहे हो, पर सिस्टम कब सुधारोगे। राइट। तो समय की सीमा को देखते हुए हम अब अपने रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इस हफ्ते? देखिए, इस हफ्ते मेरे 3 या 4 रिकमेंडेशन हैं। हाँ। पहला तो साइबरपंक नहीं बहुत बग्स हैं उसमें। ओके। अनुमेहा यादव की एक रिपोर्ट है जो पूरी इस किसान आंदोलन को उसके बैकग्राउंड के साथ बताती है। न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर है, उसे आप जरूर पढ़ें। दूसरा, एक बीबीसी हिंदी पर इस सप्ताह मंगलेश डबराल जी का निधन हुआ, तो उनके बारे में एक आर्टिकल है, राजनीतिक चेतना और मानवीय आभा से दीप्त कवि का जाना, उनके बारे में आर्टिकल है। अच्छा, कल एक थोड़ा विशिष्ट दिन था, 10 दिसंबर। उस दिन
नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। और उसी दिन 1964 में भी, 1901 में शुरू हुआ था नोबेल प्राइज, और 1964 में ये 10 दिसंबर को ही मार्टिन लूथर किंग को मिला था। तो एक बफेलो न्यूज पर आर्टिकल है नोबेल प्राइज की हिस्ट्री का, वो भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। राइट। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? जी, मेरे कुछ रिकमेंडेशन, एक तो हमारा भी वीडियो आएगा फार्म प्रोटेस्ट पर, जहाँ पर मैं भी गया था ग्राउंड पर, वो वॉक थ्रू है, वो जरूर देखिए जब वो हमारे वेबसाइट पर आएगा। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में है, क्योंकि वहां पर जाकर ये पता चला कि लैंग्वेज वैसे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आ गई। वो जरूर देखिए। दूसरा, मैंने एक नॉवेल पढ़ना शुरू किया, काफी साल से मुझे पढ़ना था तो शुरू कर दिया। जस्टिन क्रोनन का एक ट्रिलॉजी है, पैसेज नाम का पहला उनका नॉवेल है। ये एक हॉरर फिक्शन, साइंस फिक्शन, एपोकलिप्टिक, डिस्टोपियन, पैरानॉर्मल नॉवेल है बेसिकली। सही में इतने जॉनर कवर करता है। तो मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगा। मैंने अभी पढ़ना शुरू किया कुछ चैप्टर्स अंदर, और ये सही में लोग जो बोल रहे थे कि अगर आप तीसरे चैप्टर के पार चले गए तो आपको बुक रखने की इच्छा नहीं होगी, वो सही है एकदम। बहुत ही बढ़िया बुक है। और इसके अलावा एक और छोटा सा रिकमेंडेशन मैं जो चिल्ला रहा था, साइबरपंक। तो मैंने वो डाउनलोड पे लगा दिया है, मैं ये वीकेंड में खेलूंगा। पर मैं जो भी अभी तक रिव्यूज देख रहा हूँ, अतुल सर आपको बता दो कि ये इतना बड़ा क्यों मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट हाइप्ड गेम है। पिछले 4 सालों से ये बस टीजर दिए जा रहे हैं कि इतना बढ़िया गेम बना रहे हैं हम। सीडी प्रोजेक्ट करके एक कंपनी है वो, उन्होंने पहले विचर करके एक बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम गेम भी बनाया था। तो ये अभी लॉन्च हुआ है कल। तो अभी पूरी दुनिया पागल हो गई है, गेमिंग दुनिया। तो मैं वो रिकमेंड करना चाहूंगा। मैंने जितने भी प्ले थ्रूज देखे हैं वो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, तो जरूर वो भी देखिए। सीडी प्रोजेक्ट रेड ने 3 विचर गेम बनाए। 3 विचर गेम बनाए, बिल्कुल 3। वो मैं वाइल्ड हंट ही कंसिडर करता हूँ तो फिर। ओके, तो मेरा 2-3 रिकमेंडेशन है। एक तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है जो IMF के चीफ थे डोमिनिक स्ट्रास-काहन की ऊपर बनी है, रूम 2806। ये 3-4 पार्ट की सीरीज और बहुत ही जबरदस्त इसका प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, और स्टोरी बहुत जबरदस्त है। वो डेविड वर्सेस गोलियत वाली जो कहानी है, कैसे इतना ताकतवर आदमी IMF का जो चीफ था, और उस समय में जब उसके ऊपर दारोमदार पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बचाने का 2011-2008 के डिप्रेशन से दुनिया गुजर ही रही थी, उस टाइम पे उसके कारनामे से जो उसका सेक्सुअल असॉल्ट का जो मामला था उस पर, तो बहुत ही जबरदस्त ये डॉक्यूमेंट्री है, 4 पार्ट की है, रूम 2806। इसके अलावा पिछले दिनों हिंदी के वरिष्ठ कवि और संपादक पत्रकार मंगलेश डबराल जी का निधन हो गया, तो उनके ऊपर न्यूज लॉन्ड्री में अभिषेक श्रीवास्तव ने एक ऑबिचुरी लिखा है, बहुत ही यथार्थपरक एक ऑबिचुरी लिखा है डबराल जी के ऊपर, तो वो ऑबिचुरी रिकमेंड करूंगा। और साथ में ये जो एक्सप्लेनर सीरीज है मेघनाथ की, वो सारे वीडियोस और जो अभी आने वाला है किसानों के आंदोलन से जुड़ा, उसको मैं रिकमेंड करूंगा। इसको जरूर देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कोई ओपिनियन बनाने से पहले। और खूब सारे रिपोर्ट्स और आ रही हैं कि वास्तव में किसानों की समस्या क्या है, और सरकार जो दिखावा कर रही है या दिखा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना उसमें खोखलापन है। उन चीजों को समझें, उसके बाद कोई निर्णय लें। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। उससे पहले हम मेघनाथ से चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों से और श्रोताओं से हमारे अपनी अपील करें, और फिर हम चर्चा को विराम देंगे। अभी मैं जस्ट, जैसे मैं पूरे पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि मैं ग्राउंड पे जाकर आया और फार्म प्रोटेस्ट पे गया, तो 10 बजे गए थे, फिर 5 किलोमीटर चले, फिर वापस आए, और 4-4:30 बज गए थे। मैंने कुछ खाना नहीं खाया वहां पर, क्योंकि कोरोना मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था, पर हमको काफी खाना खिला भी रहे थे, मतलब कोशिश चालू थी, लंगर में आइए खाना खाइए, पर मैंने खाया नहीं।
मैं वही निधि से बात कर रहा था इसके बारे में। हमारे जो संवाददाता है निधि और बसंत वहां पर रोज सुबह 7:30 बजे पहुंच जाता है और रोज ये करता है, बेसिकली चलता रहता है, बातें करता है लोगों से, रिपोर्टिंग करता है और घर आके रिपोर्टिंग भी करता है। तो आप प्लीज ये जानिए कि हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स है वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आप तक ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और ये आपको ये भी दिखाई देगा वहां पर प्रोटेस्ट ग्राउंड में जाकर कि बाकी के जो मीडिया चैनल है उनके पास इतने रिसोर्सेस है, इतने बड़े बड़े कैमरा लेके आ जाते हैं, इतने बड़ी बड़ी क्रू लेकर आ जाते हैं, उनके पास वो ओडी वैन से लेके सब कुछ। कितनी कम है कि उनको अंदर तक जाने की इजाजत नहीं है जी। मतलब वो इतना इक्विपमेंट और रिसोर्सेस होकर भी आप तक ये इंफॉर्मेशन नहीं ला रहे हैं। हम तो निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी से, अपना पेट्रोल डालकर हम पहुंच जाते हैं वहां पर, एक छोटा सा कैमरा लेकर और एक माइक जो भी जुगाड़ कर सकते हैं वो लेकर, और वो जाके हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल के आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और वेबसाइट पर रिपोर्ट्स देते हैं। तो प्लीज हमको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि हमको बहुत बड़ा क्रू चाहिए कि हम भी ये कर सके, पर फिर भी अगर हमारे पास 10 बसंत हो और 10 निधि हो तो आप सोचिए कितना मजा आ जाएगा, और आप सोचिए कि हम कितना और कर पाएंगे। हम इंडिया की रिपोर्टिंग की सूरत हाल बदल देंगे। जी बिल्कुल। और आप एक और मैं चीज कहना चाहूंगा कि हमारा NL प्रोजेक्ट अभी शुरू है लव जिहाद पर। फिलहाल हम बात नहीं कर पाए इस विषय पर हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें आकांक्षा और बसंत दोनों उत्तर प्रदेश गए हैं अभी। सर बसंत निकल चुका है ना? नहीं, जाएंगे हाँ। वो जाएंगे अभी, और वहां पर जो अभी केसेस निकल कर आए हैं 6, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसके अलावा मैं भी एक एक्सप्लेनर करने वाला हूँ ऑर्डिनेंस पर, और स्निग्धा एक पॉडकास्ट करने वाली है इस पर कि आपको पूरा समझाएंगे कि ये लव जिहाद का मामला क्या है। और एक छोटा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो लव जिहाद का मामला है इसमें एंटी कन्वर्जन का एंगल बहुत ज्यादा नहीं आया है, क्योंकि काफी स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉज ऑलरेडी चालू है और ऑलरेडी वो हो रहा है। तो आपको ये सब न्यूआंसेस हमारे प्रोजेक्ट से मिलेंगी कि फर्क क्या है और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है और ऑर्डिनेंस का इफेक्ट क्या हुआ। तो जरूर वो कंट्रीब्यूट कीजिए और न्यूज लॉन्ड्री को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेघनाथ, और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।